स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों आज मैं करंट अफेयर्स का पार्ट 20 लेकर आया हूँ, 20वां भाग। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों करंट अफेयर्स की क्लास से जुड़ने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और जल्दी इसमें करंट अफेयर्स के अलावा और भी क्लास स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। इससे पहले दोस्तों प्रीवियस ईयर के हमने जो करंट अफेयर्स की क्लास ली थी उसमें एक क्वेश्चन पूछा था मैंने लास्ट में कि हाल ही में किस देश ने 4 मई को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया है। इसके 4 ऑप्शन थे और इसमें से सही आंसर था USA अमेरिका। 4 मई को नेशनल बर्ड डे, तो इसका ऑप्शन सही था ऑप्शन सी। आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के एक केमिकल प्लांट में एक गैस लीक हुई है। तो इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम से 30 किलोमीटर दूर वेंकटपुरम में स्थित LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री का एक प्लांट है जो कि साउथ कोरियन का एक प्लांट है, साउथ कोरियन कंपनी है। यहाँ पर एक अभी हादसा हुआ है जहाँ पर एक कंपनी में एक गैस रिलीज हो गई थी जिसका गैस का नाम है स्टायरीन, और इसी गैस रिसाव के कारण कुछ लोगों की मृत्यु हो गई और कई लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश में जगह का नाम है वेंकटपुरम और कंपनी का नाम LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। मुख्यतः इस गैस के रिसाव का कारण ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण काफ़ी समय से कंपनी बंद है और जब इस कंपनी को अभी दोबारा रिस्टार्ट किया गया तो इसमें जो गैस का चैम्बर था उसमें गर्मी की वजह से प्रेशर आ गया और अचानक वो क्या हो गया, फट गया, और जिसकी वजह से ये गैस रिलीज हो गई। जो LG पॉलीमर्स इंडस्ट्री कंपनी है ये मुख्यतः पॉलीस्टरीन बनाती है। पॉलीस्टरीन क्या होती है, जो पॉलीस्टरीन होता है इसका यूज बेसिकली जो भी हम प्लास्टिक प्रोडक्ट यूज करते हैं ज़्यादातर उसमें इसका क्या होता है, यूज होता है पॉलीस्टरीन। और इसी पॉलीस्टरीन को बनाने में स्टायरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। यानी ये कंपनी पॉलीस्टरीन बनाती है और इस पॉलीस्टरीन को बनाने के लिए स्टायरीन गैस का प्रयोग करते हैं। जो स्टायरीन गैस है इसी से यानी पॉलीस्टरीन बनाया जाता है, ठीक है। इसका यूज होता है यहाँ पर। और जैसे कार्ट्रिज होते हैं, प्रिंटिंग के पाइप्स होते हैं, ऑटोमोबाइल में जो पार्ट्स होते हैं उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। स्टायरीन गैस को स्टायरोल और विनाइल बेंजीन भी कहा जाता है। स्टायरीन गैस के अन्य नाम स्टायरोल और विनाइल बेंजीन भी है। ये रंगहीन या हल्का पीला ज्वलनशील द्रव होता है। एक लिक्विड होता है हल्का या पीला रंग का या कलरलेस, और हवा से भारी होती है स्टायरीन गैस। ये लिक्विड जब हवा में आती है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। 1839 में एडवर्ड साइमन जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने अमेरिकी स्वीडगम नामक पेड़ से एक तरल पदार्थ निकाला जिसे स्टायरीन नाम दिया गया। इसमें कार्बन के 8 अणु और हाइड्रोजन के 8 अणु आपस में बंधे रहते हैं, यानी 8 मॉलिक्यूल कार्बन और 8 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन। तो इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है C8H8, और इसको खोजने का श्रेय एडवर्ड साइमन को जाता है और इसके कारण इसका यूज पूरी प्लास्टिक इंडस्ट्री में आज किया जाता है। लेकिन ये एक जहरीली गैस है, जब ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। तो अभी आंध्र प्रदेश में इस जगह में विशाखापट्टनम में कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि सांस लेने में जब ये गैस अंदर जाएगी तो शरीर को क्या करती है, अलग अलग शरीर के अंगों को नुकसान पहुँचाती है। इसी तरीके से आज से 36 साल पहले 2 दिसंबर की रात को 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें एक अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड वो कंपनी थी जिसमें से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे मिक भी कहते हैं, MIC। तो उसमें भी हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी आज से 36 साल पहले। तो अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में भी इस प्लांट से एक गैस रिलीज हुई है जो कि हानिकारक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है चाइना। चीन ने हाल ही में एक अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है
जिसका नाम है द लॉन्ग मार्च 5B। हाल ही में दोस्तों इससे पहले चाइना ने मंगल मिशन की घोषणा कर दी है। तियानवेन फर्स्ट 2020 के अंत में इसका टारगेट रखा था। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। मंगल मिशन का नाम है तियानवेन फर्स्ट, जो कि चीन देश का है। अभी चीन ने अपनी एक डिजिटल करेंसी भी लॉन्च की थी जिसका नाम है DCEP, यानी डिजिटल करेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट। ये चीन ने अपनी एक डिजिटल करेंसी भी अभी लॉन्च की थी ऑनलाइन पेमेंट की। अभी चीन ने एक बंदर पर एक परीक्षण भी किया है कोरोना टेस्ट का, जो कि सफल आया है। अब देखिए आगे जाकर जो वैक्सीन का परीक्षण किया गया है कोरोना बीमारी के ऊपर, वो सही होगा तो हो सकता है कि वो वैक्सीन भी जल्दी यदि सफल होगी तो मार्केट में इस बीमारी से बचने के लिए ज़रूर आएगी। कई देश अभी इस पर टेस्ट कर रहे हैं, अलग अलग वैक्सीन बना रहे हैं और कई किसी न किसी पर प्रैक्टिकल करके देख रहे हैं कि वैक्सीन इस बीमारी से लड़ने के लिए ठीक है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य? तो सही जवाब है MP। मध्य प्रदेश स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन चुका है। इसमें डोर टू डोर 56,87,000 बच्चों को इस योजना के तहत, यानी मिड डे मील राशन योजना के तहत घर घर जाकर क्या दिया जाएगा? राशन। इसमें टीचर, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं उन सब का सहयोग लिया जा रहा है और उसी के द्वारा डोर टू डोर कैंपेन होगा और बच्चों को घर तक क्या पहुंचाया जाएगा? मिड डे मील का राशन। तो पहला राज्य बन चुका है मध्य प्रदेश। यहाँ के मुख्यमंत्री भी कौन बने? शिवराज सिंह चौहान। अगला क्वेश्चन है, निगाह कार्यक्रम। निगाह कार्यक्रम किस राज्य का है? हिमाचल प्रदेश। निगाह कार्यक्रम एक हिमाचल प्रदेश का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का एम क्या है? देश के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों के परिवार के सदस्यों को शिक्षित करना। जो अदर स्टेट से यहाँ लोग आते हैं उनको और उनके परिवार के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये इस निगाह कार्यक्रम का उद्देश्य है। यहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। ये अभियान नीति आयोग ने लॉन्च किया है। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान कोविड-19 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल के लिए पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर इस अभियान को शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि जो कोरोना महामारी है ये वरिष्ठ नागरिक जिनकी एज ज़्यादा है उनको ज़्यादा क्या कर रही है? प्रभावित। तो ऐसे लोगों को क्या करें? ज़्यादा इनकी देखभाल की जाए, ये लोग घर पे ही रहें। तो इसके लिए नीति आयोग ने इस अभियान को लॉन्च किया है पीरामल फाउंडेशन के साथ। नीति आयोग के चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी। इसके वाइस चेयरमैन राजीव कुमार है और CEO अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के। अगला क्वेश्चन है, इजराइल में लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री कौन बनेंगे? तो इसका सही जवाब है बेंजामिन नेतान्याहू। यहाँ पर बेंजामिन नेतान्याहू पर कुछ आरोप लगाए गए थे भ्रष्टाचार के और कहा गया था कि इनको प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को रद्द कर दिया है और लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे बेंजामिन नेतान्याहू। यहाँ की राजधानी यरूशलेम है और करेंसी ILS है, इजरायली नई शेकेल। करेंसी ILS, इजरायली नई शेकेल कहते हैं इसे। तो लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री बनेंगे बेंजामिन नेतान्याहू। अगला क्वेश्चन है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। एक पुस्तक अभी लॉन्च होने वाली है, विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल हीरो। इस पुस्तक के लेखक कौन है? VN थापर और नेहा द्विवेदी। VN थापर, नेहा द्विवेदी इस पुस्तक के लेखक हैं। ये बुक मरणोपरांत वीर चक्र पुरस्कार विजेता कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर आधारित है। कैप्टन विजयंत थापर, शायद ये नाम हम सभी ने सुना होगा विजयंत थापर का, क्योंकि 1999 में 1999 में कारगिल विजय के हीरो थे कौन? विजयंत थापर।
1999 में कैप्टन विजयंत थापर और देश के अन्य सैनिकों ने, आपने शायद सुना होगा कि जो कारगिल युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान की सेना के बीच, तो उसमें इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा और कैप्टन विजयंत थापर को वहाँ गोली लग गई थी और जिसके कारण ये देश के लिए शहीद हो गए थे। तो इन्हीं के ऊपर एक अभी बुक आई है। 1999 में जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें भारत के सेना नायक वेद प्रकाश मलिक और पाकिस्तान के सेना नायक परवेज मुशर्रफ थे। भारत के वेद प्रकाश मलिक और भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को हरा दिया और हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है क्योंकि हमने पाकिस्तान की सेना को हरा दिया था और उसमें भारत के कई सैनिक शहीद हुए और सभी देश के हीरो थे, रियल हीरो वही हैं। और हाल ही में एक बुक आने वाली है, वीएन थापर और नेहा द्विवेदी ने लिखी है। बात करोगे वीएन थापर की तो ये कौन है? ये कैप्टन विजयंत थापर के पिता हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इसका दोबारा अध्यक्ष चुना गया है अधीर रंजन चौधरी को। अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के हैं, ये दोबारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष बने हैं। हमारी संसद में दो प्रकार की कमेटियां होती हैं, कुछ स्थायी होती हैं और कुछ अस्थायी होती हैं। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी एक स्थायी कमेटी है, यानी स्टैंडिंग कमेटी है। ये कमेटी भारत सरकार के खर्चों की ऑडिटिंग करती है। ये कमेटी भारत सरकार के जो खर्चे होते हैं उनकी ऑडिटिंग करती है और ये हमारी संसद की सबसे पुरानी कमेटी है। 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, 1921, और इसका कार्यकाल 1 साल के लिए होता है। पहले इसमें जिस पार्टी की सरकार होती थी उसी का कोई सदस्य इसका हेड होता था, लेकिन 1967 से विपक्ष का नेता इसका हेड होगा, ये प्रावधान आ गया था 1967। और अभी विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है तो हेड है इसके अधीर रंजन चौधरी। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। इस कमेटी को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्राक्कलन समिति का काम भी भारत सरकार के जो खर्चे हैं उन पर, जो गलत खर्चे हैं उन पर निगरानी रखना है, तो इसी के लिए इसको प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहते हैं। और कैग का मित्र पक्ष कहते हैं। कैग का मित्र पक्ष यानी पीएसी को कैग का मित्र पक्ष कहते हैं। आई एंड ईयर, आँख और कान भी कहा जाता है। तो ये हमारी संसद की सबसे पुरानी कमेटी है और इसमें अब हेड विपक्ष पार्टी का कोई नेता होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको सौंपती है? लोकसभा के स्पीकर को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर हुआ है? तो इसका सही आंसर है, अफ्रीकी स्वाइन फीवर का जो प्रकोप हुआ है वो असम राज्य में हुआ है। इसको शॉर्ट में ASF भी कहते हैं, अफ्रीकी स्वाइन फीवर। ये अभी असम में हुआ है और हाल ही में केंद्र सरकार ने निर्देश दिए हैं कि यहाँ पर ऐसे सूअर का क्या किया जाए, जो सूअर हैं उनका इलाज किया जाए। जो अफ्रीकी स्वाइन फीवर है ये ह्यूमन बॉडी में ट्रांसमिट नहीं होता, यानी ये सूअर से मानव शरीर में नहीं फैलता है। तो यहाँ पर कई सूअरों की मृत्यु हो चुकी है। तो और यहाँ काफ़ी किसान हैं जो सूअर भी पालते हैं असम राज्य में। तो इस बीमारी से बचाने के लिए अभी केंद्र सरकार ने निर्देश भी दिए हैं राज्य सरकार को। अगला क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस। सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में BRO कहते हैं, इसका स्थापना दिवस 7 मई को मनाया गया। 7 मई 1960 को BRO की स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं हरपाल सिंह। BRO जिसने हाल ही में लॉकडाउन में 27 दिन में अरुणाचल प्रदेश में एक पुल का निर्माण कर दिया था। उस पुल का नाम है डोपा रिजो पुल। सबने सुना होगा डोपा रिजो पुल, अरुणाचल प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान 27 दिन में तैयार कर दिया था सुबनसिरी नदी पर। सुबनसिरी नदी जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इराक के किस पूर्व
खुफिया प्रमुख ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है मुस्तफ़ा अल काज़ेमी। मुस्तफ़ा अल काज़ेमी इन्होंने इराक में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। ये आदिल अब्दुल मेहदी का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले साल नवंबर महीने में इस्तीफ़ा दे दिया था, और अब इराक के नए प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा अल काज़ेमी। इराक की राजधानी बगदाद है और यहाँ की करेंसी इराकी दिनार है। इराकी दिनार यहाँ की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किसे विश्व युद्ध 2 पदक से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है किम जोंग उन। नॉर्थ कोरिया के लीडर है किम जोंग उन को रूस ने विश्व युद्ध 2 के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके सम्मान में एक पदक से अभी सम्मानित किया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाजी जर्मनी पर जीत की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर किम जोंग उन को सम्मानित किया है। नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है और यहाँ की करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। कैपिटल प्योंगयांग और करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन है। अब बात करोगे ये नाजी जर्मनी क्या है? नाजी जर्मनी उस समय जर्मनी को कहा जाता था जब यहाँ पर हिटलर नाम का एक तानाशाह राज किया करता था। उस टाइम के जर्मनी को कई इतिहासकार नाजी जर्मनी के नाम से भी पुकारते हैं। तो रूस ने जो जर्मनी पर विजय प्राप्त की थी उसकी अभी 75वीं वर्षगांठ है और इसके लिए एक विश्व युद्ध सेकंड पदक से सम्मानित किया गया है किम जोंग उन को। ये इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि नॉर्थ कोरिया में रूस के जो उस समय सोवियत संघ के सैनिक शहीद हुए थे उनके सम्मान के लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के नए डायरेक्टर कौन होंगे? तो तरुण बजाज। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक तरुण बजाज होंगे। ये अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे। बात करोगे आरबीआई की तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसके गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं 25वें नंबर के और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, पोटो हो खेल विकास योजना। ये योजना झारखंड की है। पोटो हो खेल विकास योजना झारखंड में इस योजना के तहत खेल के मैदान बनाए जाएंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। पोटो हो देश के आज़ादी के नायक रहे थे जो कि झारखंड के थे। इन्हीं के सम्मान में इन्हीं के नाम पर इस योजना का नाम रखा गया है पोटो हो खेल विकास योजना। और उद्देश्य क्या है? खेल के मैदान बनाना ताकि स्पोर्ट्स को और आगे ले जाया जाए। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। किसके सम्मान में? हेनरी डुनांट की जयंती के रूप में मनाते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी डुनांट की जयंती के रूप में मनाते हैं। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में जिनेवा में हुई थी 1863 और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। यह दिन उन लोगों को समर्पित है जो भोजन की कमी, नेशनल डिजास्टर और युद्ध सहित किसी कारण या महामारी से पीड़ित होते हैं। ऐसे लोगों का इलाज करना ही रेड क्रॉस का उद्देश्य है, यानी लोगों के जीवन को बचाना और उन्हें बीमारी से ठीक करना, ये रेड क्रॉस का उद्देश्य है। इस संस्था को शांति के लिए 3 बार नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। रेड क्रॉस संस्था को 1917, 1944 एंड 1963 3 बार इसे पीस प्राइज मिल चुका है, नोबेल अवार्ड शांति के लिए। और जो इसके संस्थापक थे हेनरी डुनांट, इनको भी शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। दोस्तों 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई थी, 1901 से दिए जाते हैं। और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पेसी को मिला था। हेनरी डुनांट और इनके साथ थे फ्रेडरिक पेसी, यानी इनको शांति का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगला क्वेश्चन है, IOCL के नए चेयरमैन, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य IOCL के नए चेयरमैन होंगे।
IOCL की स्थापना 1959 में हुई थी और इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के लिए नैनो विज्ञान और युवा प्रौद्योगिकी में युवा करियर पुरस्कार किसे मिला है? यंग कैरियर अवार्ड, नैनो साइंस और यूथ टेक्नोलॉजी में 2020 के लिए। तो इसका सही जवाब है सौरभ लोढ़ा। IIT बॉम्बे के प्रोफेसर हैं ये और इन्हें इस बार यंग कैरियर अवार्ड मिला है 2020 के लिए। इनका नाम है सौरभ लोढ़ा। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपका होमवर्क ये रहा, निम्न में किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? इसके ऑप्शन है टोक्यो, संघाई, ओसाका या कुआलालंपुर। मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट, टोक्यो, संघाई, ओसाका, कुआलालंपुर। तो आपको यदि इसका आंसर आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, धन्यवाद।